से बड़ा ही रोचक सा रिश्ता रहा है और यह स्थल मेरे ज्ञान निर्माण का भी केंद्र रहा है। और यहाँ रहने वाले तपस्वी लोग जो कि अपना घर परिवार छोड़कर कला की साधना करते हैं, देश निर्माण में लगे हुए हैं, उनसे अपना संवाद रहा है। उनके बीच कुछ बोलना थोड़ा सा संकोच हो रहा था, लेकिन अपनी मति और प्रज्ञा के अनुसार जितना समझा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लागे। निकेतन से प्रोफेसर माध्यम से अपन यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, ऐसे सभी वरेण्य विद्वानों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं करबद्ध माफ़ी मांगता हूँ। दिल्ली में आप घर से निकलना तो सुनिश्चित कर सकते हैं, पर पहुँचना आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। निकल तो मैं समय से गया था, पर पहुँचा देर से, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं दो प्रदर्शन देख रहा था, एक से मैं वंचित रह गया, एक को मैंने देखा। जब आप साधना से संवाद कर रहे होते हैं, आप दर्शक होते हैं, तो आप उस प्रक्रिया के हिस्से भी होते हैं। यज्ञ और तपस्या को देखना सिर्फ दर्शक होना नहीं होता है, उस प्रक्रिया का हिस्सा होना भी होता है। और मुझे बड़ा रोचक और अच्छा लगा कि पुनून कश्मीर से आई हैं। हम लोग तो इसी सपने के लिए आज तक रहे। बहुत आपका बहुत बहुत प्रणाम, आप आई। मैंने पूछा आदरणीय दिग्विजय जी से और तिवारी जी से कि हम लोगों को क्या बोलना है, तो उन्होंने कहा कि भारत बोध पर बोलिएगा। मैंने किस विषय पर बोलना है, तो हुआ कि कला और साहित्य में भारत बोध। आज का विषय हमने संवाद के लिए जो तय किया आपसे, आपको देखना, आपसे मिलना, आपकी प्रदर्शन को देखना क्या है, इससे हम कैसे साक्षात्कार करें। जैसा कि हमें बताया गया, जो विषय दिया गया है, जिस पर आपसे कुछ बिंदु, जिसको आप आशीर्वचन कह लें, उन बिंदुओं पर साक्षात्कार जो है, एक है कला, दूसरा है साहित्य और तीसरा है भारत बोध। आज इस प्रज्ञा समूह के समक्ष इन्हीं तीन विचार बिंदुओं पर कुछ तर्क प्रस्तावित करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जो मुझे संकेत दिया गया है 25 से 30 मिनट का ऐसा ही समय है, मैं उससे ज़्यादा समय आपसे लूँगा नहीं। भारत क्या है, भारत भाव क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, भारत को कैसे समझा जाए। क्या भारत दारुल हरब है? इस दारुल हरब को क्या दारुल इस्लाम में बदलना है, या काफिरों बुतपरस्तों की भूमि है, या इंडिया दैट इज भारत है। यह शब्द संविधान का है और आप ही की समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वाली शब्दावली से लिया गया शब्द है। भारत नेशन है। इस नेशन स्टेट की शब्दावली में भारत को समझा जा सकता है क्या? जब आप नेशन स्टेट की शब्दावली में भारत को समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो लगभग ये न भूलें आप कि लगभग 200 वर्षों तक पश्चिम इसी नेशन स्टेट के झगड़े में रहा है और दुनिया के बड़े अनर्थ नेशन स्टेट पे हुए हैं, इसी अवधारणा पर हुए हैं। प्रश्न यह है
कि भारत को समझा कैसे जाए, उसमें कलाएं कैसे हमारी मदद करती हैं। प्रश्न यह भी है कि बोध क्या है, प्रज्ञा क्या है। भारत के संदर्भ में जब आप इस बोध की, प्रज्ञा की व्याख्या करते हैं तो एक बड़ा ही लोकप्रिय और सर्वज्ञात वाक्य समझ में आता है, और वह वाक्य है कि भारत भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। आप सभी ने इस चीज़ को महसूस किया होगा। यानी एक सजीव, संवेदनशील, बोधवान संदर्भ। यह संदर्भ विजडम की कंटिन्यूटी है, बोध की सातत्यता है। इस सातत्यता को कला के संदर्भ में और साहित्य के संदर्भ में कैसे पढ़ा जाए, कौन से कला और साहित्य चिन्ह हैं। जैसे अभी अपनी भगिनी प्रदर्शन दे रही थी, तो क्या इन साहित्य चिन्हों से या इन कला चिन्हों से भारत को समझने के कुछ तर्क मिलते हैं क्या? आप सभी जानते हैं, हमारे एक बहुत ही प्यारे लेखक हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे गिरिलाल जैन। गिरिलाल जैन की एक पुस्तक है द हिंदू फेनोमेनन। पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। पुस्तक 1994 में छपी, यूबी पब्लिशर्स से छपी थी। वो तर्क देते हैं कि भारत को एक सभ्यता के रूप में आप समझेंगे तो आप कला और साहित्य के संदर्भ को समझ पाएंगे। इसी तरह के तर्क, आप लोग विद्वान लोग हैं, आपने पुस्तक पढ़ी भी होगी। इसी जीवंत सभ्यता के रूप में भारत को समझने के तर्क आपको स्वामी विवेकानंद से लेकर रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुथु कुमार स्वामी, जिनको आनंद कैंटिस मुथु कुमार स्वामी, सब जगह ये तर्क आपको मिल जाएंगे। और ये तर्क भारत को सभ्यता के रूप में समझने के तर्क उपस्थित कराते हैं। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारत को सभ्यता के रूप में समझना है तो यह भी समझना पड़ेगा कि भारत ने अपने को बरता कैसे, बरता समझते हैं, व्यवहार कैसे किया है। पूरी अपनी यात्रा में जो भरत तत्व है वो कैसे व्यवहार करता है। आप सभी, आपने पढ़ा होगा, बेनेडिक्ट एंडरसन की एक पुस्तक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। बेनेडिक्ट एंडरसन सामाजिक राजनीतिक चिंतक थे, कैम्ब्रिज कॉर्नेल में पढ़े। 2015 में उनका देहांत हो गया। पुस्तक का पहला संस्करण 1983 में आया। वे 11 अध्याय में इस पुस्तक को लिखते हैं। पुस्तक में कई अध्याय हैं जो बड़े रोचक हैं, जिनकी इस भारत के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। एक अध्याय है कल्चरल रूट्स, दूसरा अध्याय है ऑफिशियल नेशनलिज्म। वो इसकी व्याख्या यूरोप के संदर्भ में करते हैं, हंसिए मत, ऑफिशियल नेशनलिज्म। स्मृति और विस्मृति, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। एंडरसन की मान्यता है कि भारत या कोई भी राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई या राजनीतिक इकाई तो है ही, साथ साथ एक सांस्कृतिक इकाई भी है। और वह सांस्कृतिक इकाई इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सभ्यता के क्रम में उन्होंने अपने को बरता कैसे है। जब भारत की बरतने के चिन्ह आप पढ़ेंगे तो वही चिन्ह आपको कलाओं और संस्कृति और साहित्य में मिलेंगे। कुछ जो टेक्स्ट हैं, और उन टेक्स्ट पर बातचीत करते हुए मैं अपनी बात मैं खत्म करूंगा। हमारा अतीत व्यतीत नहीं है, हम अतीत की सातत्यता को जी रहे लोग होते हैं। जैसे अभी प्रदर्शन हुआ नृत्य कलाओं का, वह किसी व्यक्ति की साधना की उपज नहीं है, वो संस्कृति की साधना की उपज है। और वो संस्कृति अपनी सातत्यता में अगली पीढ़ी को देती गई है। मैं
जब आपसे बातचीत करूंगा तो कुछ उदाहरण पूर्वोत्तर भारत के आएंगे, क्योंकि अपना थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत से संबंध संपर्क रहा है, तो उस नाते आपका भी रहा है। उत्सव धर्मिता हमारे भारत के सांस्कृतिक पाठ को समझने का प्रथम बिंदु आता है। फेस्टिविटी, आप बारपेटा का सत्र देखें, बारपेटा की होली, बारपेटा असम में एक जगह है, होली बहुत प्रसिद्ध होली है वहाँ की। माजुली का रास देखें, मणिपुर की गोविंद लीला देखें, या नागालैंड में आओ और कोन्याक समुदाय की कथाओं को सुने, गारो, खासी और जयंतिया की भोजन की आदतों को पढ़ें। आपको स्मृति भ्रंश के विरुद्ध एक प्रामाणिक संदर्भ मिलेंगे। स्मृति भ्रंश समझते हैं, एक सज्जन हुए हैं वीएस नाइपाल, विद्याधर सूरज प्रसाद दुबे नेपाल, पूर्वांचल से त्रिनिदाद गए, अपना नाम था विद्याधर, पिता का नाम था सूरज प्रसाद दुबे, नेपाल स्ट्रीट पे रहते थे। नेपाल जब लंदन गए तो नेपाल नाइपाल हो गए, तो विद्याधर सूरज प्रसाद दुबे नाइपाल, वीएस नाइपाल। अच्छा। इनकी एक पुस्तक है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में वो दुनिया की एक सेमेटिक कल्चर को, नाम लूँगा तो रस बेरस होगा, एक सेमेटिक कल्चर से कहते हैं कि आप दुनिया में जहाँ भी गए वहाँ के लोगों को की स्मृति को आपने नष्ट किया है, इसलिए दुनिया से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो तर्क चलाते हैं कि भारत एक घायल सभ्यता के रूप में रहा है, मरा नहीं। इसका कारण सिर्फ ये रहा, ये घायल होने के बावजूद बचा कैसे रहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कलाओं, साहित्य और सांस्कृतिक बोध का योगदान रहा। एक बात और आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि हमारे पास तो सत्ता रही नहीं। मैं अभी कश्मीर होके आया, शंकराचार्य के मंदिर में गया, एकदम ऊपर है। आप जिन चिन्हों को सत्ता की केंद्रीयता में बचाते रहे, सत्ता तो हमारे पास रही नहीं। दाहिर के आक्रमण से लेकर और 1947 तक हम तो सत्ताविहीन लोग रहे। तो भारत को अगर आपको समझना है तो सत्ता की केंद्रीयता में नहीं समझ पाएंगे। जिन विचारों को सत्ता की केंद्रीयता में समझा जा रहा था, तो बेचते थे दवा, ये दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा चुके हैं। भारत को अगर समझना है तो समाज की केंद्रीयता में और ज्ञान की केंद्रीयता में समझना होगा। इसलिए एक बड़ा अच्छा शब्द चला रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द है कस्तूरी रंगन साहब का, ज्ञान केंद्रित समाज, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो लेकर आए हैं। मैं मथुरा के एक कवि हैं ग्वाल को रीतिकाल का अंतिम आचार्य माना गया। उनका जीवन 1802 से लेकर 1867 तक रहा। ग्वाल 16 भाषाओं के जानकार थे, दुनिया में घूमे, खूब भारत घूमे वो। उनकी एक पंक्ति है, दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कभी, खाओ पियो लेव देव यहीं रह जाना है। राजा राव उमराव केते बादशाह भय, कहाँ ते कहाँ के गए लग्यो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पे भरोसो कै गुमान ऐसो, देश देश घूम घूम मन बहलाना है। आए परवाना पर चले न बहाना, यहाँ नेकी कर जाना है, फिर आना है न जाना है। भारत क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? भारत यात्रा है, भारत यात्रा बोध है। देश देश घूमना है। आदि शंकर से लेकर और ग्वाल तक भारत में यात्रा का पाठ चिन्हित किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक सीमाएं बदलती रही हैं, पर यात्रा सांस्कृतिक सीमाओं में होती रही है। शंकराचार्य केरल से निकलते हैं, रामेश्वरम और श्रृंगेरी जाते हैं, फिर द्वारका पधारते हैं, आगे पुरी और गुवाहाटी तक जाते हैं, अंत में बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचते हैं। रामानुजाचार्य कर्नाटक, पुरी, दिल्ली से ब्रज क्षेत्र तक यात्रा करते हैं। शंकर के दिग्विजय के पश्चात रामानुज ही यात्रा करते हैं।
स्वामी रामानंद ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी तक संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं और भारत को समझते हैं। संत शिरोमणि नामदेव महाराज आज से 700 वर्ष पहले शांति, समता और बंधुत्व का उपदेश देते हुए महाराष्ट्र के पंढरपुर से निकलते हैं, मेड़ता होते हुए पंजाब के घुमान तक पहुंचते हैं और 20 वर्ष पंजाब के घुमान में रहते हैं। यह 2000 किलोमीटर की यात्रा है और पैदल यात्रा है। नानक देव का यात्रा बोध आपको ज्ञात है। उन्होंने 4 उदासी में लगभग 70,000 किलोमीटर की यात्रा की। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से निकलते हैं, वृंदावन और जगन्नाथपुरी तक जाते हैं। मीरा 10 प्रांतों की यात्राएं करती हैं। असम से चलकर शंकरदेव ब्रज क्षेत्र तक आते हैं, फिर दक्षिण तक की यात्रा करते हैं। यह यात्रा क्या कहती है? दरअसल इन संतों की यह यात्रा भारत को समझने का पराक्रम है। ये तीर्थों पर घूमते भी हैं और तीर्थ बनाते भी हैं। शंकराचार्य तीर्थ में जाते भी हैं और नए तीर्थों का निर्माण भी करते हैं। भारत को जोड़ने का प्रकल्प यात्रा आती है। यह यात्रा सत्ता की केंद्रीयता में चल रही यात्रा नहीं है, यह संस्कृति और धर्म की केंद्रीयता में चल रही यात्रा है। इसने भारत को बनाया है। मित्रों, दुनिया में जहाँ भी सेमेटिक ताकतें गई हैं, उन्होंने सत्ता का पाठ निर्मित करके लोगों का स्मृति भ्रंश किया है। मेरी एक मित्र हैं मोनिका चंदा, शिलांग में रहती हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं, हमारे साथ पत्रिका निकालती हैं, भारत बोध जो पत्रिका है। उनसे मेरी एक चर्चा हुई एक दिन। वो उनके पूर्वज बांग्लादेश, जो पूर्वी बंगाल है, वहाँ से आए थे। तो मैंने ऐसी कहा कि उनका ऐसा कहो कि क्या हम लोग पूर्वी बंगाल को रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? हम बृहत्तर भारत के स्वप्न को कला में कैसे रिक्रिएट करें? फिर ऐसी बातचीत चली तो एक सूचना आई, और सूचना ये थी कि असम में एक जिला है करीमगंज, कछार में है, आप जानते। करीमगंज जिले में एक गांव में एक पुरोहित कुछ स्कूली बच्चों को एक नृत्य विधा की साधना करवाते हैं। यह नृत्य विधा भारतीय कला जगत में अपरिचित थी। इस पुरोहित महोदय का हमने सानिध्य किया, पता चला कि ये सांस्कृतिक, इस नृत्य विधा के सांस्कृतिक चिन्ह बांग्लादेश, जो भी वर्तमान बांग्लादेश से मिलते जुलते हैं। यह ओझा नाच है। ओझा नाच को ओझा पाली मत समझिएगा। ओझा पाली असम के निचले इलाके और मध्य असम में एक चल रही नृत्य विधा है। यह ओझा नाच पद्म पुराण पर आधारित है। आप अगर जो लोग बांग्ला परिवारों के हों वो जानते होंगे, जिनका पूर्वी बंगाल से संपर्क रहा हो, कि सर बैठे हुए हैं, वो पूर्वी बंगाल के उस हिस्से में मानुष मंगल गाया जाता था, बिशोरी पूजा होती थी। ओझा नाच उस स्मृति का पाठ है। अगर आपको इजराइल का इतिहास मालूम हो और आप इजराइल के लोगों को जानते हो, 2000 साल इजराइल सिर्फ स्मृति में बचा रहा है। अभी तो हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 70-75 साल का खेल है। हमारी स्मृति में, अगर हमारी स्मृति में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान है, हमारा अगर बांग्लादेश है, जिसको अभी बांग्लादेश कहा जा रहा है, तो एक दिन उसे जीवित किया जा सकता है। ये चीज़ें हम कला से सीखते हैं। भारत का भाव भूगोल और सत्ता से परे का भाव रहा है। यह राजा राव उमराव का भाव नहीं है। यह विभिन्न कला रूपों में रहा है, यह गुरु और पुरोहित में रहा है। हमारे नृत्य रूप, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, ओडिसी हो, गुरुओं और पौरोहित्य की छत्रछाया में विकसित हुए हैं। दरबारों में हमारे नृत्य विकसित नहीं हुए हैं, मंदिरों में विकसित हुए हैं। हमारे नृत्य पुरोहितों के साधना में विकसित हुए हैं।
सत्ता का संरक्षण उन्हें कभी रहा कभी नहीं रहा है, पर वो सातत्यता बनी रही है। यही कारण है कि सत्ता वैराग्य भारतीय ज्ञान साधना का अभिन्न पक्ष बनकर आता है। राजा कहता है अदंड्योस्मि, मैं अदंड्य हूँ। धर्म कहता है धर्म दंड्योसी, धर्म तुम्हें दंड देगा। यह राजा और धर्म के बीच का संवाद ही सेंगोल है। यह भारत भाव का केंद्रीय बोध है। अगर भारत को समझना है तो इसी धर्म बोध से समझना होगा, और इस धर्म बोध को अगर आपको समझना है तो भारतीय नृत्य रूपों में और भारतीय कला रूपों में आपको समझना होगा। एक और बात आपसे कहूँगा, अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो संतों की भाषा में समझें। देखिए, चाहे वो शंकर देव हों या नानक की भाषा हो, ये भाषाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं हैं। शंकर देव ब्रजबुली बनाते हैं। ब्रजबुली असमिया, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली का सम्मिलित रूप है। हमने देखते देखते देश को जब भी ज़रूरत पड़ी हमने नई भाषा बना ली। अभी देखिए ना, हिंदी 200 वर्ष में खड़ी हो गई। 1800 के आसपास से हिंदी खड़ी होनी शुरू होती है, और देखते ही देखते एक नई भाषा जो देश की आवश्यकताओं के अनुकूल हो खड़ी हो जाती है। भारत पुनर्नवा और आत्म परिष्कार का भाव है। जब भी हमारे यहाँ पूरी यात्रा में कुछ कमियां रही हैं, कुछ दोष भी रहे होंगे, सामाजिक दोष रहे होंगे, कुछ दोष ऐसे रहे होंगे जिनके कारण हम पराजित होते भी रहे होंगे, पर हम आत्म परिष्कार के भाव से प्रेरित समाज है। उसी में से कोई नानक खड़ा हो जाता है, कोई कबीर खड़ा हो जाता है, कोई चैतन्य महाप्रभु खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने को सुधारो, और कला रूपों में वह चीज़ें अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए भारत का हर कला रूप अपनी सातत्यता के साथ पुनर्नवापन को लेकर चलता है। कोई नया कवि आता है, कोई नया कलाकार आता है, उसमें कुछ नया जोड़ देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं उससे अलग हूँ, मैं कथक ही हूँ, पर मेरा ये अपना आविष्कार है। यह नवोन्मेष भारतीय ज्ञान परंपरा का नवोन्मेष है। अगर भारत को समझना है तो इसी पुनर्नवा और आत्म परिष्कार के भाव में समझना होगा। यह भारत को वैष्णव सातत्यता में मिला भाव है। इसके तमाम चिन्ह आपको मंदिरों में मिल जाएंगे, और यही कारण है कि जब तुलसीदास कहते हैं कि कबहू कहो यह रहनी रहोगे। रहनी क्या है? रहनी आर्ट ऑफ लाइफ है। और यह रहनी क्या है? यह रहनी सत्ता की केंद्रीयता में पनपने वाली रहनी नहीं है। यह रहनी ज्ञान की साधना से पनपने वाली रहनी है। ताज एक कवित्री हैं, उनका उल्लेख करते हुए बात को ख़त्म करूँगा। ताज मथुरा में अगर आप जाएं तो उनकी समाधि है, हमारे बच्चे उस पर काम भी कर रहे हैं। उनकी एक पंक्ति है, सुनो दिल जानी। ताज अपनी वंश परंपरा में सेमेटिक थी और मूल्यबोध में सनातन थी। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी हूँ नमाज में भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुणन गहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहा हूँ। यह हिंदुआनी क्या है? यह हिंदुआनी स्मृति भ्रंश के विरुद्ध एक तर्क है। इसी को चाणक्य कहते हैं जयशंकर प्रसाद के कि तुम जब मालव और मगध को भूलकर संपूर्ण आर्यावर्त को याद करोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। निराला इसी को कहते हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार। भारत का बोध सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का बोध नहीं है। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बोध नहीं है। यह सहभागिता का बोध है। ये तेन तकते न भुंजिता का बोध है। यह फूल मरे पर मरे न बासु का बोध है। और इसके चिन्ह, इस सहभागिता के, इस पार्टिसिपेशन के चिन्ह आपको पूरी कला परंपरा में मिल जाएगी। हमारी पूरी कला परंपरा प्रोक्त है। प्रोक्त समझते हैं, गुरु उत्तर देते हैं, शिष्य प्रश्न पूछते हैं।
पूरी पूरी हमारी ज्ञान साधना जिज्ञासा केंद्रित है, प्रश्नोत्तर पर है। हम प्रश्न को बाधित करने वाले समाज नहीं हैं। हम यही नहीं कहते हैं कि ये अंतिम है, इसको मानो तो हमारे और नहीं मानो तो तुम्हारा फैसला बाद में होगा। हम कहते हैं कि एकम सद्भव विप्रा बहुधा वदन्ति। इस कुदृष्टि का शिकार, जो पूरी की पूरी सेमेटिक कुदृष्टि रही है, इसका शिकार भारत रहा है। सत्ता केंद्रीयता का शिकार भारत रहा है, और सत्ता केंद्रित कोई भी सक्रियता बहुत दूर तक जाती नहीं है। भारत इस बात का गवाह है कि सत्ता की केंद्रीयता में पनपने वाले विचार बहुत चलते नहीं हैं। भारत इसलिए बचा रहा है कि वह कला की केंद्रीयता में, साहित्य की केंद्रीयता में, ज्ञान साधना की केंद्रीयता में और भारत भाव की केंद्रीयता में, सातत्यता में बचा रहा है। यही सातत्यता अपने का आत्म परिष्कार भी है, पुनर्नवापन भी है। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार।